बचपन में बहुत सपने देखे आप, खैर अभी बचपन ही आपका, लेकिन जब आप पढ़ने भी आए थे छोटी छठी सातवीं, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पढ़ते थे, तो आप ये सपने देखा करते थे कि मैं चील गाड़ी में बैठूंगा, या मैं खुद ही एक चील गाड़ी लेके आऊंगा हवाई जहाज एरोप्लेन, मेरे एक बहुत बड़ा घर होगा, मेरे गाड़ी होगी बहुत अच्छी वाली, मेरे यहाँ स्विमिंग पूल होगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपको हो रहे बड़े और सपने हो रहे छोटे। आप क्या देख रहे हैं आजकल, अरे नहीं 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 यार, मेरे पास से लगे बड़ा करके आप तो 2-4 कमरा को भी करो यार, ठीक है, क्योंकि बड़ा घर में सफाई को कर लो, बड़ा घर की मेंटेनेंस को रख लो। स्विमिंग पूल कितना घटिया आइडिया है यार, स्विमिंग पूल कहीं में चाहिए, छोटे कोई पड़ जाए डूब जाए, नहीं मतलब सपने छोटे हो रहे। फिर गाड़ी, अरे यार पेट्रोल के भाव तो देख क्या हो रही, मुझे नहीं लानी गाड़ी है। अरे और एक स्टेज ऐसी आ जाती है बेटा 12वीं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ने के बाद में, कि आदमी ये सोचने लग जाता है कि भगवान मुझे कहीं तू 6,000 की 7,000 की 8,000 की नौकरी लगा दे, मुझे कहीं 5,000 की 7,000 की 10,000 की नौकरी लगा दे, बाहर में गए RS, बाहर में गए IAS, बाहर में गए गाजी, बाहर में गए घर, मुझे तो कहीं सेट कर दे। अरे मतलब वो आदमी जो हवाई जहाज लाने की सोच रहा था, वो आदमी जो घर में स्विमिंग पूल बड़ा घर बनाने की सोच रहा था, वो आज अटक गए हैं 6,000। भाई 6,000 की 7,000 की नौकरी मिल जाएगी मुझे, क्यों? क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, सपनों को छोटा कर रहे हैं आप। अरे सपनों को छोटा मत होने दो बेटा, उनको उठाओ, उनको बढ़ाओ। अरे भूख बढ़ाओ अपने अंदर, पढ़ने की, ज्ञान की है, कमाने की, हर चीज की इतनी खतरनाक है, भूख बढ़ाओ और इतना मजबूत कर लो अपने आप को। एक लाइन लिखी हुई बेटा, बहुत अच्छी लाइन है, मैंने लिखी किससे, कि तेरे जले हुए घर को देखकर लगा कि सब कुछ जल गया। एक मजबूत आदमी बात कर रहा हूं कि जब मैंने उसको जले हुए घर को देखा तो मुझे लगा उसका सब कुछ जल गया। किसका? उस मजबूत आदमी का। लेकिन तेरे को जब मैंने जिंदा देखा तो मुझे लगा है कि सब कुछ बच गया। मतलब एक आदमी था मजबूत कि तेरे जले हुए घर को देखकर लगा कि सब कुछ जल गया, लेकिन मेरे यहां जब मैंने तेरे को जिंदा देखा तो लगा कि सब कुछ बच गया, क्योंकि तू बच गया ना। अरे ठीक है, आज कभी कभी आदमी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको लगता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, कई बार ऐसा आता है। तो कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग उसको उठा के झूमते हैं बेटा। अरे आदमी के अलग अलग अवसर आते हैं। कई बार तो ऐसा अवसर आता है कि केवल उसके जयकारे लगते हैं, और कई बार ऐसा अवसर आ जाता है कि आदमी ऐसा टूट जाता है कि अब तो मेरा सब कुछ ही खत्म हो गया, अब मेरी जिंदगी में तो कोई खुशी बची ही नहीं, मेरी जिंदगी तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, कलर तो कुछ रहा ही नहीं। और कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरी जिंदगी कलर्ड है, बाकी सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, ऐसा लगता है। तो ये समय के उतार चढ़ाव बेटा, आदमी को कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं आनी चाहिए, कभी कभी, क्योंकि जब बुरा वक्त है तो कभी न कभी अच्छा वक्त भी आएगा, और बहुत अच्छा वक्त आएगा। अगर आप ईमानदारी से अपने पूरी ताकत से, पूरी प्लानिंग से काम कर रहे हैं तो बेटा बहुत जल्दी आपका बहुत ही गजब वक्त आएगा। ये चीज है। एक बात मैं अभी आज सुबह भी कहा था मैंने आपको कि विदेश में एक ही मां होती है जिसने उसको जन्म दिया, और भारत में कितनी मां है? एक जन्म देने वाली मां और दूसरी, और राजधानी में पढ़ने वाले बच्चों की कितनी मां है? पहली मां जन्म देने वाली मां नंबर 2 भारत मां, और तीसरी मां। अगर आपने इसको मां मान लिया तो आपकी सफलता फाइनल है बेटा। इसीलिए हमने एक नारा बनाया। क्या नारा बनाया? जय राजधानी। क्या बनाया बेटा? समझ पक्का याद हो गया? तो ये चीज है। एक बेटा दूसरे क्या कहते हैं इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अरे मैंने अपनी पसंद की एक ड्रेस खरीदी और मस्त साला सेवे बना के रह के बिल्कुल तैयार हो गए, क्लास में जाके पहन के बैठ गया। एक दूसरे ने कहा हुआ है क्या बैठ के, दिमाग मूड ऑफ हो गया। क्यों भाई? है जब तूने तेरी जिंदगी को तेरे हिसाब से जीने का सोचा और दूसरे आदमी ने एक छोटी सी कमेंट पास कर दी और तुझे लगा यार ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्यों होना चाहिए? अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, अपने और बिल्कुल खुल के जियो। एक तो क्या करते थे, मैंने कई बार आपको कहा है, आप क्या सोचते हैं कि जब मैं 10वीं क्लास में पास हो जाऊंगा तो खुश होऊंगा, खूब खुश होऊंगा। नहीं, जब मैं 12वीं में पास हो जाऊंगा तो खुश होऊंगा, और 10वीं में पास होने खुशी नहीं रहा। ध्यान आपको सोना ने ध्यान बेटा, खुश नहीं, मुझे बता दो। अरे खुश होना चाहिए आदमी को। जब भी लगे कि मुझे कुछ छोटी सी भी चीज नहीं मिली, उस दिन जश्न मनाना चाहिए, जम के पूरी दुनिया को ही लगना चाहिए आसपास के। वास्तव में देखो, अगर आप उस दिन खुश नहीं हुए ना
तो वो दिमाग में आपके वजन साथ ही रहेगा। फिर वो जो है ना, क्योंकि आप ये सोचते हैं खुशियां अपने आप आएगी, अपने आप नहीं आती है, खुशियां तो आदमी को मनानी पड़ती है। तो मस्ती लेना चाहिए या सीढ़ियां मैंने अपनी, मतलब जब भी आपको लगेगा आज मैंने कुछ पा लिया, उसी दिन मस्ती से झूम उठो बेटा, खूब तगड़े तरीके से। अब खुशी बनाने के सबसे अलग अलग तरीके होते हैं। कोई कैसे बनाता है? सो के, भाई किसी को खुशी भी बोला सोऊंगा रे यार 10 घंटे सोऊंगा। किसी का खुशी बनाने का तरीका होता है गाने, अपना लगाया, टेक चलाया और नाच रहा है, जरा कुछ नहीं। किसी का खुशी बनाने का तरीका होता है खा के, भाई खाऊंगा रे आज मैं बहुत खुश हूं। नहीं, सबके अलग अलग तरीके। किसी का होता है बाथरूम में गाना गा के या डांस करके बाथरूम में, सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन जिस दिन खुशी मिले ना बेटा, जिस दिन लगे कि हाँ मेरे 10 में से 10 आ गए टेस्ट में या 10 में से 9 आ गए, उसी दिन जाके घर में फेंक के बैग और पूरी तरह चूमो बेटा, खतरनाक। वास्तव में सही बता रहा हूं, नहीं तो वो बोझ आप कभी भी जिंदगी में खुश हो ही नहीं पाओ। आपकी हंसी बढ़ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हंसी। कॉन्स्टिपेशन जानते नहीं होगा आप अंग्रेजी का शब्द है कब्जी वाली हंसी। ये कब्ज हो जाए तो जो अवशिष्ट पदार्थ है वो निकलता नहीं बाहर, अरे लेटरिन आती नहीं है, तो ये हंसी भी अगर आपने इसको अंदर रख लिया ना, तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन लाभ हो जाएगी, आपकी कब्जी वाली हंसी हो जाएगी। और धीरे 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 आप जब बड़े होंगे ना, बहुत बड़े, तो हंसना ही भूल जाएंगे। आप देखो आपके पिताजी कभी हंसते, आप जाके राहुल को एक चढ़क ली थी, जगह डांडा बैठी थी, कोटी पड़ गई, दूसरी चढ़कली आई, चढ़कली पर काट दे, तो पता पिताजी उधर जाएंगे क्यों? दूसरा कोई से सुना था, कोई से सुना था उनको जाके। आप उनको सुनाओ कि सर एक बार एक सरदार जी थे, सरदार जी ने कहा मुर्गियां पाली, उधर से टीम आई, पापा को सुनाना है, उधर से टीम आई जांच करने वाली। उस टाइम क्या बर्ड फ्लू फैल गया, मुर्गियों में एक बीमारी फैलती है बर्ड फ्लू, तो उधर से टीम आई चेक करने के लिए, और सरदार जी को देखे बोली, ओ सरदार जी तुम्हारी मुर्गियां बड़ी चंगी है, मतलब बड़ी तगड़ी मुर्गियां है सरदार जी। आपकी टीम बोली आप इन्हें क्या खिलाते हो? तो सरदार जी बोले जी कुछ नहीं जी, ये कोई काजू बादाम और पिस्ता ऐसे खिलाते हैं। लोग भूखे मर रहे, काजू खिलाते हो मुर्गियों को? सरदार जी के 20,000 का जुर्माना लगाओ जी, नहीं तो अब बेचारे के जुर्माना लग गया। अब दूसरी साल फिर जो है ना टीम आई, अब सरदार जी को लगा यार ज्यादा बढ़िया बता दी, जुर्माना हो गया हमने। तो सरदार जी बोले, वो टीम ने पूछा सरदार जी तुम्हारी मुर्गियां बड़ी चंगी है जी, अरे क्या खिलाते हो बाजी तुझी ऐसे? तो उसने कहा जी भाई क्या खिलाते हो? मुर्गियां बड़ी तगड़ी आपकी। तो सरदार जी बोले कुछ नहीं जी, ये कोई घास फूस खा लेती है, कभी सब्जियां फेंकी हुई ये खा लेती है, वो खा लेती है, बड़ी मुर्गी बैरदार मुर्गियों खाने को नहीं दे रहे, लगाओ 20,000 का जुर्माना। दोबारा फिर 20,000 का जुर्माना लगा दिया। अब तीसरी बार फिर अगली साल टीम आ गई, तीसरी साल फिर टीम आ गई, फिर आगे पूछी ओ सरदार जी तुम्हारी मुर्गियां बड़ी अच्छी है, क्या खिलाते हो बाजी पूछी? बोला जी कुछ नहीं, मैं तो देखो बताऊं क्या खिलाता हूं, सुबह सुबह सब मुर्गियों को बुलाता हूं, इधर आओ, चलो सारी लाइन से आओ, छोटी छोटी आगे आ जाओ, फिर सबको 2-2 रुपए दे देता हूं, भाई जाके खुद ही खा के आ जाओ। आपने पिताजी को एक दुर्लभ उड़ाया, तो पिताजी का कितने कैसे नहीं क्यों? क्योंकि पिताजी की हंसी तो जिंदगी के थपेड़ों में दब गई, वो हंसना ही भूल गए, हंसना भूल गए बेटा, संघर्ष के थपेड़ों में उनकी हंसी दब गई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये दुर्लभ सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं था, हालांकि मैंने सुना दिया ही उल्टा करके सुनाना ही था मेरे को, नहीं तो पिताजी हंसे ही नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी हंसी थपेड़ों में दब गई। इसलिए आपकी हंसी भी कॉन्स्टिपेशन हंसी न बढ़ जाए, इसके लिए खुल के हंसा करो। मैं तो ईमानदार से कह रहा हूं, खुल के हंसता हूं। मैंने कल तो सुपरवाइजर वाली बच्चियां होगी सर, यहाँ गई है कहां भी, वो कह रहे सर क्या हो गया आपके? मैंने कहा तू ठीक है, मैंने सोचा सारी पढ़ने की होगी, ऐसे जोर से चीखा। मैं इसलिए चीखा क्योंकि कारण मैं बात बताऊंगा आपको क्यों चीखा। तो हमेशा खुल के जियो यार, और जब तक आप बच्चे हैं बेटा, सफलता की तो निशानी या सफल होने की जो सारी क्वालिटीज है वो तो आप में है। अरे मेरे को या गुरुजी जो बैठे हैं ना, इनको ये कहते हैं कि संस्कृत का 5वां पाठ आपको कल याद करके आना है पूरा का पूरा। आप हमसे बहुत इंटेलिजेंट है, अरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैं बता रहा हूं उदाहरण, ये है हेमेंद्र सर। हेमेंद्र सर को संस्कृत और हिंदी बहुत तगड़ी आती है, लेकिन सर को ये कहते हैं कि सर विज्ञान का तीसरा पाठ बढ़ाओ, नहीं आता। मुकेश जी सर इतिहास के पूरे महायोद्धा, पूरे योद्धा, इनको ध्यान में खुद महायोद्धा है, लेकिन मुकेश सर को ये कहते हैं कि सर
गणित की 6% पढ़ाता था नहीं, सावड़ी सर है इंग्लिश के महायोद्धा, लेकिन सावड़ी सर को यह कहते कि सर पर पढ़ाते हुए सारे सावड़ी सर मैं उपसर्ग के लिए कहने का था, लेकिन उपसर्ग मुझे लगा सर पढ़ा सकते। फिजिक्स के लिए कहते नहीं सर, फिजिक्स में बलगति के और थर्मोडायनेमिक्स ताप क्या बोलते इसको, वो पढ़ा दो। ये सारे मेरे को ये कहते कि हिंदी के प्रत्यय बता दो, 3-4 के पर्यायवाची तो आते मेरे को, और वो बता के मैं कई बार अपना ऐसा रोब झाड़ दू कि मेरे को जैसे बहुत हिंदी आती, मैं जाके उससे क्लास 10वीं में गया कर परसों, अरे क्या करते हो पर्यायवाची आते नहीं आते, मेरे बात मैंने देखा आकाश के ना मैं देखा लगे अंबर सुनने अनंत अंतरिक्ष आसमान, थोड़ा देखा ओ बाहर। फिर मैंने कहा अभी नहीं, ये आनंद पावा कवनी कृष्णा अनुवेशवान अरुतासन, मैंने कहा बेटा अब कौन आओ पड़ेगा कहीं, अरे अब और कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने कहा हमारे को तो जब हिंदी पढ़ते थे तो हम सरकारी स्कूलों में थे, किसी ने उपसर्ग पढ़ाई नहीं, किसी ने प्रत्यय बताई नहीं, तो हमें कैसे। लेकिन आप ऐसे योद्धा है, आपको गणित की 6 प्रश्न वाली, आपको फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स, आपको हिंदी का सारे पाठ, आपको संस्कृत, आपको गणित, आप वास्तव में बहुत हमारे से बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि हम तो एक सब्जेक्ट में महारत हासिल है हमारे को, तो आप तो बेटा 7-7 6-6 सब्जेक्टों में है, 6-6 सब्जेक्टों में होता है। इसका मतलब मैंने कहा ना संस्कृत का 6ठा पाठ अगर आप मुझे दे, तो उसने कहा तुम मैं आपसे पहले परेशान हूं, आप मेरे से बाद में करें। हालांकि कर लेता उस टाइम के मिता वचन, लेकिन उसने मना करते मैं आपका काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपने एक दिन मेरे को नीलाम करने की बात सोची थी, मेरे घर को शूट करने की बात सोची थी आपने, मेरे जो आसियान है उसको शूट करने की बात सोची थी आपने, उसने मना कर दिया। उसके बाद में स्टार प्लस जो है वो केपीसी लेके गया था अमिताभ बच्चन के पास कि सर ये प्रोग्राम है, इसके आप होस्ट बन जाएंगे क्या, मेजबान बन जाएंगे क्या, अमिताभ ने कहा बन जाऊंगा। और इस केपीसी ने ऐसी धूम मचाई थी, कौन बनेगा करोड़पति ने, आपको तो छोटे बच्चे आपको नहीं जाने, जब ये चला ना तो बेटा स्टार प्लस, इसको कोई नहीं जानता था, नाम ही नहीं था स्टार प्लस का, वो 1 नंबर पे आ गया था रेटिंग अमिताभ बच्चन के कारण। तो उस जीटीवी वाले ने जो था ना, उस जीटीवी वाले ने एक शब्द कहे थे, वो शब्द मैं आपको वो बता रहा हूं, गोयल साहब ने कहा था कि शेर हमेशा शेर होता है, शेर चाहे घायल भी हो ना, अमिताभ बच्चन उस टाइम घायल था, उसने अमिताभ बच्चन को कहा से कि शेर हमेशा शेर होता है, शेर घायल भी हो तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात आते हो, अरे शेर होता है, शेर घायल भी हो तो उसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जाके वो वापस शेर बन जाए। और उस जीटीवी की यूं कहोगे आप इतना नुकसान हो गया था अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन ने उसको साइन नहीं करने से कि स्टार प्लस जीटीवी से ऊपर आ गया था, और आज वही अमिताभ आपके बीच है बेटा, आज वही अमिताभ है, आज वही अरबों खरबों का मालिक है। तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि आदमी हताशा है, निराशा में यूं लगता है कि मेरी जिंदगी यह देह लीला समाप्त होने वाली है, और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे शब्द जो है ना उसको मिल जाते हैं और उसकी कायाकल्प हो जाती है। एक छोटी सी कहानी थी और मुझे इस कहानी ने बहुत प्रभावित किया बेटा, बहुत ही प्रभावित किया, हो सकता है आपको बुरी लगी हो अच्छी लगी हो, लेकिन एक छोटी सी जो है ना कहानी कैसे जिंदगी बदल जाती है, कैसे एक टूटे हुए अमिताभ बच्चन को फिर से खड़ा करके और महानायक बना देती है। अब लोग कहते हैं अकेला चना बाढ़ नहीं बोल सकता, कहते हैं अकेला चना बाढ़ नहीं बोल सकता। मैं उन लोगों से बहुत नफरत करता हूं बेटा, आई हेट देम। ऐसा अरे अकेला चना बाहर नहीं बोल सकता, लेकिन अगर अकेला चना खुददारी से उछल जाए तो बलबूचे की आंख फोड़ देता है, बताएगा। अकेला चना बाहर नहीं बोल सकता, लेकिन अकेला चना अगर खुददारी से उछल जाए तो बलबूचे की आंख फोड़ देता है बेटा। इसलिए ये नहीं होना चाहिए भाई ये कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद में जो है ना अगला जो कार्यक्रम का अगला भाग है, इसमें मैं आपको कोई चीज दिखाने वाला हूं, आप उसको देख के बताएंगे कि लेके आए कुछ पूरी में। इस कार्यक्रम का सेकंड भाग जो है ना वो मैं एक मिनट दिखा के मैंने किया था प्रोग्राम, एक डिब्बा लिया था, ऐसे कोई बोल डाली थी, उससे क्या मैसेज किया था कि दिमाग खुला होना चाहिए, अपनी बिलीफ मिट जानी चाहिए कि बिलीफ क्या आदमी का कि मुझे इस पढ़ाई आ ही नहीं सकती, मैं कमजोर हूं, मेरे को कुछ आ ही नहीं सकता, ये मेरे हाथ में कोई चीज है क्या, किसी को दिख रही है मेरे हाथ में क्या चीज है, आपको दिखाओ अरे आपको दिख नहीं रहा, मेरे हाथ में 100 फीट ऊंचा पेड़ है जिसके हजारों शाखाएं निकली हुई है, आपको दिख ही नहीं रहा, मेरे हाथ में पेड़ है, एक पेड़ है बेटा,
कह सकते हैं। आप चाहे तो उसको बीज कह लें, लेकिन मेरे हाथ में ये एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 100 फुट है और जिसकी हजारों शाखाएं निकली हुई है, और आप कह रहे दिखता ही नहीं। मेरे पास बेटा क्या है? काहे के बीज है? कल पे बताएगा क्योंकि ये इसी ने लाके दिए मेरे को। कहां काहे के बीज बता रहा? अरे बोल। सेब के। मेरे हाथ में सेब के बीज बेटा। सेब के पेड़ की ऊंचाई 100 फीट होती है। मैंने खुद ने देखे सेब के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटा, खूब बड़े होते हैं, और आप कह रहे हो दिखते ही नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बीज ही पेड़ नहीं बनता क्या? अरे बीज पेड़ नहीं बनता क्या? इसको पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए जी? पानी। किसी ने कहा पानी, तो मैं ले जाके रामदार में डाल देता हूं, इसका पेड़ बन जाएगा? अरे जग में डाल देता हूं पानी वाले में, बन जाएगा क्या? तो बताइए क्या चाहिए इसको? जमीन। तो जमीन तो मैं ले जाके हमारे खेत की टिकी है पीछे, इको है सबरो, उसमें डाल के तो बन जाएगा? तो उपजाऊ मिट्टी, उसके लिए ताली दो बच्चे के लिए। किसने बोला तो बना जा? अरे मैंने एक दिन पहले बताया हुआ है क्लास के अंदर, और फिर भी आपने कहा पानी, फिर भी आपने कहा मिट्टी। मैंने एक दिन पहले बताया था, एक कार्यक्रम पहले किया था मैंने एक क्लास में। बेटा ये बीज है, और ये बीज ही इसी बीज में छुपे हुए हैं 100 फुट के पेड़ के वृक्ष के गुण है। लेकिन इसको फूलने के लिए, इसको फलने के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए। इसको ले जाके पानी में डाल दोगे, बीज ही रह गए, गल हो जाएगा। इसको ले जाके अनफर्टाइल, जिसको कहते हैं अउर्वर या अनुपजाऊ जमीन, उसमें डाल दोगे तो भी नहीं उगेगा। इसको सबसे पहली आवश्यकता उपजाऊ जमीन, दूसरी आवश्यकता वातावरण की, तीसरी आवश्यकता जल की, चौथी आवश्यकता खाद और उर्वरक की, पांचवी आवश्यकता चौकीदार बाढ़ की, छठी आवश्यकता चौकीदार। नहीं, ये बीज जो है बेटा, बीज की साइज से ये पता नहीं लगता। मूंगफली के बीज देखे? किसमें देखे? इस बीज से बड़े होते हैं छोटे होते हैं? देखे बता